हेलो क्लास 11th। हम अपनी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जोड़ रहे हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। मैंने इसको इम्पॉर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि बेटा जैसे ही हम रिएक्शंस करना सीखते हैं, रिएक्शंस बनाना सीखते हैं, रिएक्शंस के अंदर हम उनके मोल कंसेप्ट को जानना सीखते हैं, तो हमें इन नियमों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड बनके रिएक्टेंट जब होंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो कुछ नियम से बंधा होता है वो एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इन नियम को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? ये नियम बेटा बेसिकली चार हैं जो मास और मास का डिस्कशन करेंगे। एक नियम ऐसा और है जिसको मास और वॉल्यूम से डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले मैं यहां पर वो सारे नियम लिखती हूं। पहला नियम होगा बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ज्यादा डिटेल में हम किसी भी लॉ में नहीं जाएंगे, मैं आपको बेसिक इनका बताऊंगी। लॉ ऑफ बेटा पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है, कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड लॉ रहेगा बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन। और बेटा फोर्थ रहेगा हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और बेटा नंबर 5 पे हम, जैसे मैंने कहा कि 4 बेसिक हैं जो कि मास के रिलेशन से रिलेट करते हैं, यानी कि इनके मास को हम फोकस करेंगे। एक लास्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम्स। लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम्स। इस लॉ को जो है बेटा हम गे-लुसेक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। गे-लुसेक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है, हम दोनों नाम से पढ़ते हैं। तो इन 5 नियमों के बारे में हमें पढ़ना है। ये केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे तो वो इन नियमों को ओबे कर रहे होंगे। हमें बस ये कंफर्म करना है क्या वो नियम को ओबे करते हैं या नहीं करते। बेटा इनमें कंसेप्ट्स के साथ कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके। एक आधा न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम आइए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास पर। आप एक बार ये 5 लॉ लिख लीजिए। चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब आप किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को तो अच्छे से जानते ही हैं। हम किसी रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में, बस कंडीशन क्या है, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड रिएक्शन के अंदर ये पॉसिबल है। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। इसका क्या मतलब है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, mass can neither be created or nor be destroyed। ना तो हम मास को बना सकते और ना ही जो मास है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं। इस एग्जाम्पल के आधार पर हम ये बात कंफर्म ज्यादा बेटर कर पाएंगे कि ये लॉ कैसे एप्लीकेबल है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन मैंने ली है। मैंने कार्बन लिया और कार्बन यहां किस रूप में है, ग्रेफाइट के रूप में है। ग्रेफाइट जब ऑक्सीजन गैस के साथ बर्न करता है, ग्रेफाइट जब ऑक्सीजन से बर्न होता है तो ये CO2 गैस रिलीज करता है।
अब बेटा मैंने आप लोगों को मोल कंसेप्ट वाले वीडियो में ये बात बताई थी कि आप किसी बैलेंस्ड रिएक्शन को ऐसा लिखते हो तो आप सबसे पहले इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिखिए। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, मैंने इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिख लिए। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या कह रहे हैं कि ये सारे एक एक मोल हैं। अब मैंने मोल कंसेप्ट में आपको ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल का या एक एटम का मास जानना हो तो वो मोल के अंदर मास कैसे होगा, तो एक मोल का मास हमेशा उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है। यहां पर मेरे पास एटम है कार्बन, कार्बन का एक मोल इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। यहां एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है तो ये इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो गया 32 ग्राम। ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ही हमारे एक मोल का मास। ठीक है, तो बेटा मुझसे क्या बोला गया है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन और हमारे प्रोडक्ट में कौन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 12 प्लस 32 ये किसका मास है बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में किसका मास है 44। अब आप इनको जोड़कर देखिए कितना आ गया 44 ग्राम और हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कितना है 44 ग्राम। क्या दोनों तरफ हमारा जो मास है वो इक्वल है? अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कोई भी बैलेंस्ड रिएक्शन जो है वो इस लॉ को ओबे करती है। यानी आप किसी न किसी रूप में इस मास को कंपेयर करके देख सकते हो और आपको इजीली पता चल जाएगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लॉ जो है ये बैलेंस्ड रिएक्शंस पर एप्लीकेबल है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। आइए बेटा सेकेंड लॉ को डिस्कस करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब है जिसके अंदर एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर उसके सभी एटम्स की कंपोजिशन फिक्स हो, यानी वो सभी एटम एक होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट हो, हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन। बेशक से उसके ओरिजिनेट होने के सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, बेटा कंपोजिशन सेम होनी चाहिए। हम ये बोलेंगे अ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड का जो केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज made up of elements in same or fixed ratio। जब भी कोई कंपाउंड, या भी किसी भी कंपाउंड का हम डिस्कशन करेंगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका नंबर या उनका रेशियो हमेशा फिक्स होगा, चाहे सोर्स कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड है, इसके अंदर दो एलिमेंट हैं कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो देखें तो 12:32 बाई मास है। मैं इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करूंगी तो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 12 3 और 12 8 जा। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो फॉर CO2 बाई मास। इसको बाई मास रेशियो बोला जाता है। ठीक है, बाई मास रेशियो। तो कह रहे हैं कि CO2 का चाहे कुछ भी सोर्स हो वो हमेशा इसी रेशियो में प्रेजेंट होगा। जैसे सोर्स नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर थर्मल हीटिंग होगी इसकी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। तो यहाँ के CO2 का भी यही रेशियो होने वाला है। सेकेंड रिएक्शन में मान लीजिए मैंने ग्रेफाइट को ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में कंबशन करवाया तो मुझे जो CO2 गैस मिली उसका भी रेशियो यही होने वाला है। दो अलग अलग सोर्सेस से मुझे क्या मिल रही है,
सेम टाइप ऑफ दी CO2 गैस मिल रही है। तो सोर्स चाहे कुछ भी हो, इनका जो रेशियो रहेगा एलिमेंट्स की प्रेजेंस का किसी भी केमिकल कंपाउंड में, वो फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगे, जैसे वाटर का अगर मैं बाई मास रेशियो देखूं तो 2:16 होता है। 2 का टेबल करेंगे तो हम सिंपलेस्ट रेशियो लेकर आएंगे 1:8। ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है। इसको बोलेंगे सिंपलेस्ट रेशियो बाई मास। अब सिंपलेस्ट रेशियो कहीं से भी, किसी भी ओरिजिनेट से मिले बेटा, चाहे ये पानी हमें रिवर का मिले, चाहे ये बेटा लेक से आया हो, चाहे ये पॉन्ड का हो, चाहे ये टैप वाटर हो, कहीं से भी इस पानी को हम लेकर आए, ये पानी हमेशा इसी रेशियो में प्रेजेंट होगा। यानी 1 पार्ट हमें हाइड्रोजन के लिए मिलेगा और 8 पार्ट हमें ऑक्सीजन के लिए मिलेगा। एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। एक अमाउंट किसी भी केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स की फिक्स रहती है, चाहे किसी भी सोर्सेस से हो। आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, जैसे आप लेड ऑक्साइड लेंगे या फिर लेड पर ऑक्साइड लेंगे, दोनों केसेस में आपको जब एलिमेंट्स की डिस्कशन की बात की जाएगी तो इनका रेशियो भी आप फिक्स ही देखेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर डिस्कस होते हैं, तो एक बार इसको लिखिए, हम नेक्स्ट लॉ के साथ आते हैं। चलिए बेटा, थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ भी लगभग फिक्स प्रोपोर्शन की ही बात करता है, लेकिन इसके अंदर एक खास बात है कि आप किसी केमिकल कंपाउंड के एलिमेंट्स को उसके मल्टीपल में भी देख पाओगे। जब दो एलिमेंट ए और बी मिलकर कोई एक कंपाउंड बना रहे हैं ए बी, ठीक है, 2 एलिमेंट हैं ए और बी मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं ए बी, तो बेटा इसको तो बोलते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन। लेकिन ये 2 एलिमेंट AB2 भी बना सकते हैं, AB3 भी बना सकते हैं, AB4 भी बना सकते हैं। यानी कि इन्होंने कंपाउंड्स तो वही रखे, एलिमेंट वही रखे, कंपाउंड वही रखा, इनके रेशियो भी फिक्स रखे, लेकिन रेशियो के अंदर किसी एक एलिमेंट को तो क्या रखा इन्होंने फिक्स, और दूसरे एलिमेंट को क्या रखा मल्टीपल में। मल्टीपल का मतलब होता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आइदर दे आर मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, वो किसी न किसी टेबल की फॉर्म में वहां प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमें कई प्रकार के ऑक्साइड्स देते हैं। सपोज हमें ऑक्सीजन ने NO दिया, फिर हमें मिला N2O, फिर हमें मिला N2O3, N2O2, फिर हमें मिला N2O3 और फिर हमें मिला N2O4, ठीक है बेटा। तो ये जो है कुछ कंपाउंड्स हमें मिले। अब इन कंपाउंड्स में से मैं आपको बताती हूं कि हम बाई मास रेशियो कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पर एक नाइट्रोजन है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है। मैं पहले सबके बाई मास यहां पर लिख लेती हूं। यहां नाइट्रोजन का लिखा 14 हो गया, यहां मैंने ऑक्सीजन का लिखा 16, यहां नाइट्रोजन 28 है, यहां ऑक्सीजन 16 है, यहां नाइट्रोजन 28 है, यहां ऑक्सीजन 32 है, यहां नाइट्रोजन 28 है, यहां ऑक्सीजन 48 है, यहां नाइट्रोजन 28 है, यहां ऑक्सीजन 64 है। बेटा इसको अगर एक और मॉलिक्यूल ले तो N2O5 हो जाएगा। 28 है तो बेटा ये 80 है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे सिर्फ रेशियो के बारे में बात करनी। मैंने क्या कहा था कि जिस प्रकार से A यहां सब में कांस्टेंट है, ठीक है, A सब में कांस्टेंट है, तो वैसे ही नाइट्रोजन भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसके लिए मुझे इन सबको क्या करना पड़ेगा, इन सबको मुझे 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। करके देखती हूं। इसको मैंने हाफ कर दिया, 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 इसको 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 भी हाफ कर दिया और इसको भी हाफ कर दिया। अब आप देखिएगा जरा क्या मिला मुझे। सबसे पहला मुझे मिल रहा है 14:8, ठीक है।
फिर मुझे मिल रहा है 14:16, फिर मुझे मिल रहा है 14:24, फिर मुझे मिल रहा है 14:32, फिर मुझे मिल रहा है 14:40। मुझे यहां पर 5 रेशियो मिल रहे हैं। आई होप मैंने सारे लिखे हैं। 8 लिखा है, 16 लिखा है, ठीक है। N2O2 सेम थिंग है, इसको आप हटा भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखो फिक्स रेशियो किसका रहा है? फिक्स रेशियो तो रहा नाइट्रोजन का, लेकिन हमारे ऑक्सीजन ने क्या किया? 1 2 3 4 5। हमारे ऑक्सीजन ने क्या किया? हमारे ऑक्सीजन ने एक टेबल की फॉर्म ले ली, यानी कि रेशियोज को मल्टीपल में ले लिया। 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो अपने मल्टीपल की फॉर्म में प्रेजेंट है और नाइट्रोजन जो है वो फिक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कोई भी दो एलिमेंट अगर एक से ज्यादा इस प्रकार के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनमें से एक एलिमेंट तो फिक्स रहता है, दूसरा अपने आप को किसी मल्टीपल की फॉर्म में रख सकता है। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पर सल्फर का ले सकते हो। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। बेटा सल्फर की वैल्यू यहाँ फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन अपने आप को मल्टीपल में रख रहा है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड का। बेटा कार्बन तो फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने आप को मल्टीपल में रखा है। तो मल्टीपल का मतलब क्या है? वो एक टेबल की फॉर्म में, एक रेशियो की फॉर्म में प्रेजेंट है। 1:2, 3:4, 5। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप उतार सकते हो। चलिए बेटा फोर्थ लॉ के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, लेकिन यहां रेसिप्रोकल उल्टा नहीं है, यहां रेसिप्रोकल क्रॉस में है। देखिएगा कैसे। मेरे पास रेसिप्रोकल क्या कहता है? अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंपाउंड बनाता है, चलिए मैं यहां पर 3 एलिमेंट्स ले रही हूं, मैंने 3 एलिमेंट्स लिए और एक ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। रेसिप्रोकल लॉ को समझना ज्यादा जरूरी है। रेसिप्रोकल लॉ कहता है कि जब आप इस प्रकार से 3 एलिमेंट लेते हो तो किसी भी 2 एलिमेंट का जो भी कंपाउंड होगा उनके अंदर से किसी एक सिमिलर एलिमेंट का कंपाउंड अगर का रेशियो निकालेंगे तो वो मुझे तीसरे के अंदर दिखाई देना चाहिए। चलिए थोड़ा सा डीपली है, समझते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं H2O, क्लियर। और ये हाइड्रोजन और ये कार्बन मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं CH4। अब बाई मास और बाई मास इनका रेशियो देख लेते हैं। ये बाई मास होता है 2:16। मैं इसको सॉल्व करती हूं 1:8, यानी इन्होंने सिंपलेस्ट रेशियो क्या निकाला? 1:8। 8 हिस्सा किसके लिए था बेटा? ऑक्सीजन का। ध्यान रखिएगा ये 8वां हिस्सा किसका है? ऑक्सीजन का। अब इधर आते हैं। कार्बन होता है 12 और हाइड्रोजन है 4। बेटा इसको मैं सिंपलेस्ट बनाती हूं तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3:1। बेटा 3:1 जब रेशियो हुआ तो ये 3 हिस्सा किसके हिस्से में गया? कार्बन के पास। यानी कि ये जो 3% आया है ये किसके हिस्से में है? कार्बन के। 8 आया है वो किसके हिस्से में है? ऑक्सीजन के। अब देखना ये तो इन दोनों ने इंडिविजुअली बनाया है, दोनों में कॉमन कौन है? हाइड्रोजन। अब ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है CO2। इन दोनों ने बनाया, इन दोनों ने इसको बनाया, तो इन दोनों ने इसको बना लिया। अब इसके अंदर का रेशियो देखते हैं। कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन यहां है 32। बाई मास करेंगे तो 4 का टेबल लगाएंगे, 4 3 जा और 4 8 जा। तो सिंपलेस्ट रेशियो मुझे क्या मिल रहा है? 3:8। ध्यान देना ये 3 रेशियो मैंने यहां पर भी देखा था। कार्बन के हिस्से में कितना आ रहा था? 3। तो यहां पर भी कितना आ रहा है? 3। ये 8 रेशियो मैंने यहां पर भी चेक किया था जब मैंने वाटर किया, कितना आ रहा था ऑक्सीजन के हिस्से में? 8। कहने का मतलब ये है आप किसी को भी कंपेयर कर कर देख लीजिए, इनके रेशियो आप किसी भी कंपाउंड में लेंगे वो इस तरीके से जुड़े हुए होंगे कि उनका रेशियो वहां फिक्स होगा। अब और अगर यहाँ की बात नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा सा और डीपली देखो। हाइड्रोजन का रेशियो यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? 1। बिल्कुल सही। अगर मैं इन दोनों को पहले बना देती तो मुझे इसका रेशियो भी आसानी से मिलता। कैसे मिलता? मैंने अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनाया, ऑक्सीजन कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, मुझे इसके बारे में पता लगाना है। तो बेटा ऑक्सीजन के लिए मुझे यहां दोनों में कौन है? हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन का रेशियो कितना था 1, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन जाएगा कार्बन, तो कार्बन का रेशियो कितना था 3। तो मुझे यहां से क्या रेशियो मिलने वाला था 3:1, और मेरे तीसरे कंपाउंड का भी वही रेशियो है। तो ये कुल मिला के आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि आप इनके रेशियोज को अलग नहीं कर सकते। ये एक दूसरे के साथ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, फिक्स्ड रेशियो में है, और इसी नियम को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। बहुत सारे एलिमेंट इस प्रकार से जुड़कर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बनाने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी 3 एलिमेंट को लेकर उनके कंपाउंड बनाकर जब आप उनके रेशियो को कंपेयर करते हैं तो आपको ये आराम से देखने को मिलता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट लॉ पर आते हैं। नंबर 5 लॉ है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम्स, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम्स, इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था गे-लुसाक्स लॉ। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। गे-लुसाक्स लॉ, इसको गे-लुसाक लॉ बोला जाता है। तो अभी आपको देखना है ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए हम हमेशा किस पर डिपेंड रहते हैं, गैसेस पर, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो सिर्फ गैसेस की कैलकुलेट की जाती है। तो गे-लुसाक लॉ कहता है कि जब आप किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन को लेते हैं, सपोज मैंने बैलेंस्ड रिएक्शन ली, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है बेटा, दोनों ने मिलकर HCl गैस का निर्माण किया। तो सबसे पहली बात मैं इनको क्या करूंगी, बैलेंस। मैंने इसको बैलेंस कर लिया। अब इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर लाते हैं। 1 मोल और बेटा 2 मोल, ठीक है, 2 मोल हो गए। तो 1 मोल और 2 मोल। अब गे-लुसाक कहता है आप इनको मोल ना बोलकर गैसेस हैं तो इनको वॉल्यूम का नाम दे दीजिए। मैंने इसको बोल दिया 1 वॉल्यूम, इसको बोल दिया 1 वॉल्यूम, और इसको बोल दिया 2 वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक इन सभी गैसेस का जो रेशियो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। तो इन सभी गैसेस का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो है, 1:1:2। बात समझ में आ रही है। जितनी भी गैसेस आपकी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होंगी और वो सभी बैलेंस्ड होंगी तो वो सभी की सभी किसमें होंगी, सिंपल होल नंबर रेशियो में। क्लियर है बेटा? आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। एक दो न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करते हैं।